नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मनीष कश्यप भैया कब छूटेंगे? पूरा देश चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी के बेचारे जो अंडूले हैं वो रोज 10-10 लीटर आंसुआ बहा रहे हैं कि हमारा मनीष भैया पता नहीं इडली खाया कि नहीं खाया। इस वीडियो में आपको तमाम उस मनीष कश्यप को चाहने वाले लोगों को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए फिर से एक बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह है कि उसे लंबा समय जेल में रहना है। न केवल रासुका, उसके बाद भी सालों तक वो जेलों में सड़ेगा। किसी के माई ने दूध पिलाया होगा या कोई सच्चे बाप से पैदा हुआ होगा, असली मर्द की औलाद होगा, तो मनीष कश्यप को छुटवा के बता दे, जेल से निकलवा के बताए, हम मान जाएंगे। मैं अब आता हूँ असली मुद्दे पर कि आखिर मनीष कश्यप जेल से कब छूटेगा। वो तमाम लोग मेरे पोस्टों पर आकर कमेंट करते हैं कि विनय भाई ज़रा इस पर एक विश्लेषण वीडियो बनाइए कि मनीष कश्यप का आजकल हो क्या रहा है। कोई जो उसके जो अटूरे बटूरे हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कोई वीडियो में जानकारी सही नहीं आ पा रही है। एक आप ही हैं और दूसरे निशांत वर्मा है, जिन्होंने भरचक इसकी रिलाई की थी कि हालत यह है कि वो रासुका में आज बुदबुदा के रो रहा है। तो चलिए इसके दर्द के ऊपर मरहम लगाने का काम करते हैं और आपको बताने का काम करते हैं कि आखिर बिहार का बवासीर और जो सुपारी यूट्यूबर है वो कब छूटेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक फर्जी खबर भी दिखाना ज़रूरी है। ये जो दैनिक भास्कर की आप खबर देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है कि 11 महीने अगले मनीष कश्यप अब जेल में सड़ेगा। वहाँ के राज्यपाल ने रासुका के ऊपर अपनी सहमति जताते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यही खबर एक प्रभात खबर करके है और सुदर्शन न्यूज़ के एक पत्रकार हैं जिन्होंने अपने ट्विटर पर इसको चलाने के बाद उस सुदर्शन के जो बड़के पत्रकार हैं उन्होंने लिखा कि यार ये कैसी भाजपा है। जो लोग भाजपा के लिए अपने खून की एक एक बूंद भी निछावर कर देते हैं, उनके प्रचार प्रसार में अपनी आहुति दे देते हैं, उसी भाजपा के द्वारा मनोनीत जो राज्यपाल हैं उन्होंने मनीष कश्यप के रासुका के आवेदन को सहमति देते हुए हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल ये जो खबरें हैं वो भ्रामक हैं और फर्जी हैं। राजभवन, जो कि माननीय महामहिम राज्यपाल का घर है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 12 मई 2023 को एक ट्वीट आता है, ये वाला। ये ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस तरह की जानकारी उन्हें मिली है, ताकि आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के किसी भी दस्तावेज या किसी भी पत्र पर माननीय महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके साथ ही पब्लिक रिलेशन ऑफिस की तरफ से, राजभवन की तरफ से एक पत्र जारी होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 12 मई 2023 को राजभवन को ये दिखाई दे रहा था कि सोशल मीडिया पे इस तरह की भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, जिसका वो खंडन करते हैं। जब राजभवन से राज्यपाल ने इनके रासुका पर साइन ही नहीं किया, इसका मतलब मनीष भैया बहुत जल्दी जेल से रासुका से छूट के चले आएंगे। तो उन तमाम ज्ञान के खोदियों को मैं कहना चाहता हूँ कि भैया, राज्यपाल और रासुका में बंद आरोपी का आपस में कोई संबंध होता ही नहीं है। जिसको कानून की जानकारी है उन्हें ये पता होगा कि अगर आपको रासुका में पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो आपके पास केवल एकमात्र ऑप्शन होता है कि जो वहाँ के उच्च न्यायालय है, यानी कि मनीष कश्यप केस में तमिलनाडु जो हाई कोर्ट है उसके अंदर एक अपीलिंग अथॉरिटी बैठती है, जो कि माननीय जजों का एक बेंच होता है, एक कमेटी होती है। उस कमेटी में आप केवल अपील कर सकते हैं, ना आप वकील रख सकते हैं, ना किसी भी प्रकार की जमानत के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि आपको रासुका के अंतर्गत बिना कारण बताए आपको 3 महीने रख सकती है। इस 3 महीने के अंदर आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद वो कमेटी वहाँ के राज्य सरकार की पुलिस को पूछती है कि भैया बताओ, मनीष कश्यप को काहे उठा के तुमने जेल में डाल के इडली खिला रहे हो और उसके साथ में रासुका भी उसके ऊपर चाँप दिए। तो वहाँ की पुलिस जवाब देगी उस अथॉरिटी को, आखिर किस कारण से हमने इस जैसे देशद्रोही और गद्दार को जेल में रखा है। उसके बाद अगर उनको लगता है कि कमेटी को कि पुलिस ने गलत तरीके से किसी आदमी को रखा है तो उसे बरी कर सकते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप के पास दूसरा ऑप्शन था कि भारत की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपील कर सकता है। उन्होंने किया भी। वो गए थे मुंह उठा के सीधा सुप्रीम कोर्ट और बताया वहाँ पर कि इस बच्चे के साथ गलत हो रहा है। तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर पिटाई हो रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। वो अपनी जब वीडियो बना रहा था तो बैकग्राउंड में जो वीडियोज़ वो इस्तेमाल कर रहा था वो किसी अन्य राज्य के लोगों की जा रही हुई हत्या को लेकर था। एक राजस्थान के वकील साहब हैं जिनकी खुलेआम सड़क पर चाकू गोद कर मारकर हत्या की गई थी,
उस वीडियो को तमिलनाडु और बिहार का बताकर बैकग्राउंड में चलाया था, जिसको आधार बनाकर तमिलनाडु पुलिस ने इसके ऊपर रासुका बनाया था। जब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहाँ पर 2 तरह के एप्लीकेशन उन्होंने लगाई। पहली एप्लीकेशन थी कि ये जो सारे एफआईआर हैं वो एक ही वीडियो, भ्रामक वीडियो के संबंधित है, उसको क्लब कर कर एक साथ इसकी सुनवाई जो है वो पटना हाई कोर्ट में की जाए, उसके लिए हमें आदेशित करें। लेकिन जब तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी कि 13 एफआईआर जो तमिलनाडु में दर्ज हुए हैं वो दरअसल अलग अलग मामलों को लेकर हैं, अलग अलग घटनाओं को लेकर हैं, इसलिए इसे एक साथ क्लब नहीं किया जा सकता और अगर इसे पटना बिहार शिफ्ट किया जाएगा तो तमिलनाडु की जो जांच है वो अधूरी रह जाएगी। उसको मतलब इस एफआईआर का कोई कंसर्न नहीं बनता। इसका मतलब एक तरह से आप इन तमाम एफआईआरों को खारिज कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, जिसको समझते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने ये कहा है कि मनीष कश्यप जैसे बिहार और तमिलनाडु को आपस में लड़ाकर एक शांतिपूर्व राज्य को अशांत करने का जो प्रयास किया है, उसके बदले में इस नीच इंसान को कोई भी माफ़ी और रहम नहीं मिलेगा। उन्होंने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और उसे कहा कि आप चाहें तो आपके पास एक विकल्प हम देते हैं कि आप जो वहाँ के जो संबंधित हाई कोर्ट हैं, यानी कि तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु हाई कोर्ट और बिहार का जो हाई कोर्ट है वो पटना हाई कोर्ट, आप वहाँ पर जाके इन तमाम एफआईआरों को लेकर अपील कर सकते हैं। हम एक चीज़ आपके लिए कर सकते हैं कि जब तक आप ये अपील कर रहे हैं उस दौरान कोई भी कार्रवाई या कुछ भी अलग से अन्य तरीके से कोई अन्य चीज़ें आप पे ना ला दी जाए, उसके लिए हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। इसके बाद अब मनीष भैया के पास 2 रास्ते हैं, एक पटना हाई कोर्ट जाकर अपील करें, दूसरा एक अपनी आवेदन तमिलनाडु के हाई कोर्ट में लगाएं। ये इसलिए भी थोड़ा सा मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि ये आवेदन लगाने के बाद सुनवाई होना, उसका ट्रायल जाना, नोटिस जारी होना, राज्यों से जवाब मंगाना, बहस होना, इसमें साल निकल जाते हैं क्योंकि कानून की प्रक्रिया ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग है। उसी में ये एक और केस जो कि अर्जेंट नहीं है, उसको लेकर, ये चीज़ों को लेकर ये केस की जो ढिलाई है वो हो सकती है, ऐसी मुझे संभावनाएं दिख रही हैं। चलो मान लेते हैं कि जो रासुका वाला मामला है वो तमिलनाडु से हटा दिया गया है। रासुका पहले आप समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है। रासुका में पुलिस आपको बिना किसी आधार के, सिर्फ इस शंका पे कि आप देश के लिए, राज्य के लिए खतरा हैं, उस शंका के आधार पे जिसके कुछ तथ्य होते हैं उसको बेस बनाकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। जैसे मनीष वाले का केस में क्या हुआ है कि वीडियो में जो हत्याएं दिखाई गई वो किसी अन्य राज्य की थी, लेकिन तमिलनाडु का दिखाकर उसे प्रचारित करने का मतलब था कि तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, वहाँ के लोगों के खिलाफ एक तरह से हिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत करना, भ्रम पैदा करना, समाज में डर पैदा करना, जिसको आधार बना के तमिलनाडु पुलिस ने इसको रासुका में उठाया। 3 महीने ही केवल आप रासुका में अंदर जा सकते हैं, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस को लगे कि नहीं, ये घटना अभी और प्रभावित हो सकती है या इंसान जेल से बाहर जाने के बाद तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो उसे अगले 3 महीने के लिए फिर से बढ़ाया जाता है। ये सिलसिला 1 साल तक चलता है। मतलब जिस दिन प्रोडक्शन वारंट पे बिहार पुलिस हवाई जहाज़ से लेकर तमिलनाडु पहुंची थी और जिस समय वहां पर उसकी गिरफ्तारी माननीय न्यायालय ने, न्यायाधीश ने की थी, उस दिन से लेके 1 साल तक ये इंसान अभी फ़िलहाल जेल में रह सकता है। अगर तमिलनाडु पुलिस 3-3 महीने का जो रिचार्ज है करती रहेगी तो ये मामला 1 साल तक चलेगा। चलिए मान लेते हैं कि रासुका का विषय अगले 5 महीने में ख़त्म हो गया। फिर क्या वो मनीष कश्यप भैया बिहार आके ललकारेंगे और 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? अरे रुको, अभी तो पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है। रासुका तो बोनस है इसके लिए। बिहार के अंदर 14 मुकदमे हैं, जिसमें से 7 से ज़्यादा मुकदमों में अभी तक चार्जशीट नहीं गई है। चार्जशीट नहीं जाने का मतलब होता है कि जांच अभी भी चल रही है, पुलिस जो है उस जांच कर रही है, उसके संबंधित इसका गिरफ्तारी होना और बयान लिया जाता है। ऐसे 7-8 मुकदमे हैं। अधिकतर मामलों में बिहार पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें हत्या का प्रयास से लेकर दंगा, रंगदारी, ठगी तक के मामले मनीष भैया के 4 चांद को लगाते हैं, उनके व्यक्तित्व को निखार देते हैं बिहार के अंदर। एक ऐसा सुपारी यूट्यूबर और बवासीर ऑफ बिहार जिसके ऊपर ठगी के आरोप हैं, बलात्कार करने के आरोप है, उसको प्रोत्साहित करने के आरोप हैं, उसके बाद रंगदारी के आरोप हैं, श्रीराम सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी को जान से मारने के आरोप है, हत्या का प्रयास है, कश्मीरियों की पिटाई है, तमाम ऐसे बहुत प्रफुल्लित कर देने वाले आरोप इस बच्चे के ऊपर हैं। ये मामलों में अधिकतर केसों में चार्जशीट गई है, अधिकतर में बाकी है।
ये तो हो गया केवल बिहार का मामला कि 14 एफआईआर जो हैं ये केवल बिहार के अंदर हैं। उसके बाद 13 एफआईआर केवल तमिलनाडु के अंदर हैं, जो कि बिहार और तमिलनाडु को आपस में लड़ाने, फर्जी वीडियो बनाने, बिहारियों की हत्याओं तक कर जाने, इस तरह के तथ्यों के साथ इन्होंने पेश किया था। हालात ये हैं कि अब उन 13 एफआईआरों में अलग अलग तरीके से इनकी गिरफ्तारियां होंगी। रासुका हटने के बाद इसके ऊपर अलग अलग 13 विभागों के 13 एफआईआरों की इसकी जांच के लिए इसकी अरेस्टिंग की जाएगी। वो वहाँ से भी समझो पूरा तमिलनाडु का अरेस्टिंग का माहौल, इनका जो यात्रा है ख़त्म हो गया, तब इनको बिहार लिया जाएगा। और उसके बाद ये जो 14 मुकदमे हैं जिसमें इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसमें उसकी गिरफ्तारी होगी, ये जमानत लेंगे, गिरफ्तारी होगी, जमानत लेंगे, गिरफ्तारी होगी, जमानत लेंगे। समझ रहे हैं कुछ? 13 मुकदमे तमिलनाडु, 14 मुकदमे आपके बिहार, गिरफ्तार होंगे, जमानत लेंगे, गिरफ्तार होंगे, जमानत लेंगे, गिरफ्तार होंगे, जमानत। बार जो है ना सफ़ेद हो जाना है भैया, समझ रहे हैं? कहाँ का बार सफ़ेद हो जाना है? सफ़ेद हो जाना है। उसके बाद जब ये बाहर आएंगे तो एकदम चूसा हुआ आम होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट में जाते जाते इनको लंबा समय जाना है, पटना और तमिलनाडु दोनों हाई कोर्ट। इस दौरान में रासुका और 13 मुकदमे वहाँ के हैं, 14 मुकदमे बिहार के हैं। उसकी प्रोसीडिंग भी अब दोनों राज्यों ने शुरू कर दी है। मतलब हालात ये हैं कि सभी लोगों ने कोर्ट के अंदर जाकर ये अपील करना चालू कर दिया है कि हमें इसके लिए गिरफ्तारी वारंट दिया जाए। गिरफ्तारी वारंट ये लेकर अपने पास रखेंगे और जैसे ही रासुका में ये बरी होके आएंगे उसके बाद एक एक वारंट इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये एकदम गुप्त सूचना मैं दे रहा हूँ, ये कहीं पर भी आपको समाचार पत्रों में नहीं मिलेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन जो केस की डिटेल्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसके वेबसाइट्स पे जाकर आप देख सकते हैं कि पुलिस की अगली कार्रवाई उस पर क्या होनी है। ये वहाँ से जानकारी लेके आ रहा हूँ। 5 केसेस हम लोगों ने देखे हैं जिसमें कि गिरफ्तारी के लिए, वारंट के लिए लोगों ने, पुलिस ने वहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। इसका मतलब रासुका के बाद भी अब इनकी गिरफ्तारियाँ, जमानत, गिरफ्तारियाँ, जमानत चलती रहेगी। ये हो गया मनीष कश्यप के भविष्य को लेकर पूरी भविष्यवाणी और वास्तविकता दस्तावेजों के आधार पर। जब मैंने पहले कहा था कि कोई माइका लाल नहीं है भारत के अंदर, कोई असला मर्द की औलाद नहीं है जो इसको जमानत करा पाए, तो लोग हंस रहे थे। अब कहाँ गई भैया तुम्हारी हंसी? मनीष भैया आप धीरे धीरे इतिहास हो जाएंगे और इसकी बलि किसी और ने नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने ली है। वो भी इसलिए क्योंकि उसे खुद बचने के लिए एक बकरे की ज़रूरत थी और ऐसे चूतिए बकरे बहुत सारे मार्केट में घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद तो बच गई लेकिन मनीष कश्यप की बलि चढ़ा दी। बहुत कम लोगों को पता होगा, जब तमिलनाडु में तेजस्वी यादव गए थे तो बिहार भाजपा का जो ट्विटर हैंडल है उसी ने ये मामला शुरू किया था कि तमिलनाडु में वहाँ के मुख्यमंत्री का केक काट रहे हैं तेजस्वी और उसी तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याएं की जा रही हैं। ये जो ट्वीट था ये बिहार की बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शुरू किया गया था और ये शुरुआत होने के बाद मनीष कश्यप जैसे चूतिए उसमें कूदते हैं और भाजपा इन जैसे चूतियों का शिकार कर लेती है। आज मनीष कश्यप अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल, अपने दोस्तों से दूर तमिलनाडु में इडली सांभर खा रहा है और जिसने ये ट्वीट पे ये शुरुआत किया था वो एसी रूम में बैठकर मनीष कश्यप के बारे में खबरें देख रहा है। यही होता है ऐसे भाजपाई नींबुओं के साथ में, जिसका पहले चूस के शरबत बनाया जाता है, बाद में कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को निरोध से भी जोड़ सकते हैं। मनीष कश्यप जैसे निरोध मार्केट में बहुत हैं। भाजपा जैसी पार्टियां इन जैसे निरोधों का हमेशा इस्तेमाल करती आई है और ताज़ा उदाहरण बीजेपी ने मनीष कश्यप का बलि देकर देखा है। क्या भाजपा के पास इतनी औकात नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ खड़ा हो सके? ये इंसान था जो लगातार भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के साथ तन मन धन, यहाँ तक कि अपने खून को भी अर्पण कर दिया। और आज जब बुरा वक्त है मनीष कश्यप का तो कोई भाजपाई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या भाजपा की इतनी हैसियत नहीं है कि मनीष कश्यप को बचा सके? ये उदाहरण है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी पार्टी बचा लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो लाल कृष्ण आडवाणी की सगी नहीं हुई बे। तुम जैसे तो अभी कल के पैदा हुए टुटपुजिए हो, तो तुम्हारा तो निरोध बना के फेंक देगी। अभी भी समय है, समझ जाइए। जब तक आपसे उनको फ़ायदा है तब तक वो आपका इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन फ़ायदा समाप्त, कॉन्डोम के जैसे बांटकर संडास में बहा दिए जाओगे। यही ज़मीनी वास्तविकता है 2023 की भारतीय जनता पार्टी राजनीति की। बहुत सारे उदाहरण हैं, मनीष कश्यप अकेला नहीं है। अभी काजल हिंदुस्तानी को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया था।
गुजरात पुलिस भाजपा की है। उसके बाद में नुपुर शर्मा को तुरंत पार्टी से 2 मिनट में निकाल दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। टी राजा तेलंगाना का 2 मिनट लगा, पार्टी से बहिष्कार कर दिया 6 साल के लिए। क्यों किया? बीजेपी वाली बात तो उन्होंने ही कही थी। तुरंत बीजेपी ने इनको झटक के निरोध समझ के बहरे लटका दिया भाई। यही होता ही है। इस्तेमाल की राजनीति इस समय बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर पाती। मैं सैल्यूट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि क्या कमाल की राजनीति वो लोग करते हैं भाई। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो बिहार के हर मोबाइल तक पहुँचाए या उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको मनीष कश्यप के बारे में ताज़ा अपडेट की जानकारी चाहिए थी। अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।